नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो बेहद जटिल और परेशान करने वाली है। ये कहानी है अमेरिका के ओपियोइड संकट की और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुनाफे के लालच ने एक पूरे देश में दर्द और तबाही फैला दी। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक दवा जिसके दो चेहरे हैं, फेंटानिल। एक तरफ ये उन लोगों के लिए चमत्कार है जो भयानक दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही दवा तबाही का, नर्क का रास्ता बन जाती है। तो चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। फेंटानिल की ताकत सच में चौंकाने वाली है। ये हेरोइन से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 50 गुना! और हम सब जानते हैं कि हेरोइन अपने आप में कितनी खतरनाक चीज है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम यहाँ किस लेवल के खतरे की बात कर रहे हैं। अब इस दवा से आगे बढ़कर बात करते हैं उस इंसानी कीमत की जो इस संकट में चुकानी पड़ी। ये एक ऐसी कहानी है जिसने एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। ये कहानी है सारा फुलर की। उन्हें बस पीठ में दर्द था, लेकिन उन्हें जो दवा दी गई, सबसिस नाम का एक फेंटानिल स्प्रे, वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर के उन मरीजों के लिए बनी थी जो अपनी आखिरी स्टेज में हों। सारा को कैंसर नहीं था। अब देखिए कि दवा कंपनी इंसिस थेरेप्यूटिक्स ने किया क्या। पहले महीने 200 माइक्रोग्राम, अगले महीने अवैध रूप से उसे डबल करके 400 कर दिया, फिर तीसरे महीने उसे बढ़ाकर 600 कर दिया और चौथे महीने सारा की ओवरडोज से मौत हो गई। ये कोई हादसा नहीं था, ये सीधे सीधे मुनाफे के लिए की गई एक हत्या थी। तो चलिए सारा की इस दर्दनाक कहानी से जरा ऊपर उठकर देखते हैं उस कंपनी को जो इसके लिए जिम्मेदार थी, इंसिस थेरेप्यूटिक्स, और उनकी पूरी आपराधिक साजिश को समझते हैं। तो इंसिस का ये पूरा खेल, ये पूरा आपराधिक ढांचा असल में 3 पिलर्स पर खड़ा था। पहला, डॉक्टरों को रिश्वत दो। दूसरा, सेल्स के लिए ऐसे तरीके अपनाओ जो गलत हों, अनैतिक हों। और तीसरा, बीमा कंपनियों को धोखा देने के लिए एक पूरा का पूरा कॉल सेंटर ही बना डालो। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये शब्द सीधे कंपनी के एक अंदरूनी रैप वीडियो से हैं। टाइट्रेशन का मतलब होता है दवा की डोज बढ़ाना। सोचकर देखिए, वो लोग एक जानलेवा दवा की डोज बढ़ाने का जश्न एक रैप गाने से मना रहे थे। ये उनकी सोच को, उनकी संस्कृति को दिखाता है। उनका रीइंबर्समेंट सेंटर, ये कोई मामूली कॉल सेंटर नहीं था। ये बीमा धोखाधड़ी का एक बहुत ही शातिर ऑपरेशन था। यहाँ कर्मचारी बाकायदा स्क्रिप्ट पढ़कर बीमा कंपनियों को फोन करते थे, झूठ बोलते थे, ताकि उन मरीजों को भी दवा की मंजूरी मिल जाए जिन्हें कैंसर नहीं है। और यही उनके मुनाफे की जड़ था। तो अब कहानी इस कॉरपोरेट साजिश से निकलकर फ्लोरिडा की सड़कों पर पहुंचती है, जहां एक बिल्कुल अलग ही कैश पर चलने वाला अराजक माहौल बन चुका था। ये बात उस समय की जमीनी हकीकत को बयां करती है। फ्लोरिडा का पिल मिल युग, मतलब एक ऐसा दौर जहां कोई कानून नहीं था। ऐसा लगता था जैसे किसी पुरानी जंगली पश्चिम की फिल्म का सीन चल रहा हो। जरा इस नंबर को देखिए, $20 मिलियन हर महीने, और ये सब कैश में। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था और इसमें कितना ज्यादा पैसा था। तो ये पिल मिल का मॉडल काम कैसे करता था? असल में ये मेडिकल क्लिनिक तो थे ही नहीं, ये तो संगठित ड्रग्स बेचने के अड्डे थे। इन्हें डॉक्टर नहीं बल्कि बिजनेसमैन चलाते थे। सारा काम कैश में होता था और क्लिनिक के वेटिंग रूम नशेड़ियों और ड्रग डीलरों से भरे रहते थे। ये एक बहुत ही डरावनी स्वीकारोक्ति है। ये इन पिल मिल चलाने वालों की शिकारी सोच को दिखाता है। उनके लिए नशा कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि पैसा कमाने का एक जरिया था, एक बिजनेस मॉडल था। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। देखते हैं कि कैसे कॉरपोरेट लालच और सड़कों पर फैली इस लत ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल्स को एक सुनहरा मौका दे दिया। तो हुआ ये कि मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स ने देखा कि अमेरिका में गोलियों की जबरदस्त डिमांड है और उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस फैसला लिया। उन्होंने समझा कि अफीम उगाने और उससे हेरोइन बनाने से कहीं ज्यादा फायदा लैब में सिंथेटिक फेंटानिल बनाने में है। कार्टेल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। 4 कदम। पहले, मौके को पहचानो। दूसरा, अपना तरीका बदलो, हेरोइन छोड़कर फेंटानिल पर आओ। तीसरा, पिल प्रेस मशीनों से बिल्कुल असली दिखने वाली नकली गोलियां बनाओ। और चौथा, उस काले बाजार को इन गोलियों से भर दो जिसे अमेरिकी कंपनियों और पिल मिल्स ने तैयार किया था। और अब कहानी के आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि इस पूरी तबाही के बाद हुआ क्या और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उन्हें क्या सजा मिली। ये टेबल अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है, इंसाफ के 2 अलग अलग चेहरे।
देखिए, इंसिस के सीईओ जॉन कपूर सिर्फ 2 साल जेल में रहे। दूसरी तरफ पर्ड्यू मिल चलाने वाले क्रिस जॉर्ज, उन्हें 11 साल की सजा हुई। और फिर है सैकलर परिवार, उन्हें कोई जेल नहीं, एक भी दिन नहीं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि सैकलर परिवार, जिन्हें अक्सर इस पूरे संकट का जनक माना जाता है, वो एक कानूनी समझौते की वजह से जेल जाने से साफ बच गए। ये बात न्याय और जवाबदेही पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब मुनाफा इतना बड़ा हो तो क्या लालच को कभी रोका जा सकता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।